हेलो फ्रेंड्स, मिशन IAS में आपका स्वागत है। आज हम विजन IAS के 8 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया एट WTO बिगिंस। क्या मतलब होता है इसका हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें बताइए कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये भी बताइए कि WTO के एग्जिस्टेंस में आने से पहले वो कौन सा एग्रीमेंट था या ऑर्गेनाइजेशन था जो ऑपरेट कर रहे थे वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने के फील्ड में। ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो बात करें ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की, ये क्या होते हैं? तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बेसिकली इसके तहत कंप्रिहेंसिव पीयर रिव्यू किए जाते हैं किसी भी मेंबर स्टेट्स के ट्रेड पॉलिसी को, सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग को फैसिलिटेट किया जा सके ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम बाय इनहैंसिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मेंबर ट्रेड पॉलिसी। यानी कि कोई भी मेंबर नेशन है, उनकी अपनी ट्रेड पॉलिसीज होती है, तो जब इनके ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू किया जाता है WTO के द्वारा, तो जो पॉजिटिव्स है उनको हाईलाइट किए जाते हैं, सो दैट जो अन्य मेंबर कंट्रीज उन्हें इन देशों के ट्रेड पॉलिसीज के बारे में पता चल सके, सो दैट वो भी इन्वेस्टमेंट इन देशों में करे, सो दैट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। तो इससे पहले भी भारत का ट्रेड पॉलिसी रिव्यू हो चुका था 2015 में। अब 2020 में एक बार और किया गया है। क्या हाईलाइट रहे हैं इस ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की, हम इसकी बात करेंगे। तो बेसिकली इस रिव्यू में यह देखा गया कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ जो भारत एक्वायर किए हुए था 1-2 साल पहले, उसके कारण इम्प्रूवमेंट देखने को मिला सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब जैसे पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, इन सब में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था बिकॉज हाइयर इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय थे। साथ ही साथ इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वो रिमेन अनचेंज, यानी कि जो भारत ने ट्रेड पॉलिसी अपनी बनाई है उसमें रिजिडिटी देखने को मिली, और इंडिया अभी भी ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टैरिफ, export taxes, minimum import taxes, import and export restrictions and licensing, इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करता है। या फिर सिंपली कहे तो भारत अभी भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं भारत ने ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए। ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब हुआ कि डीपनिंग द ट्रेड। तो सबसे पहला इनिशिएटिव कि जो प्रोसीजर्स और कस्टम क्लियरेंस इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए उनको सिंप्लीफाई किया गया। आपको पता होगा द मेजर प्रॉब्लम दैट एनी इन्वेस्टमेंट फेसेस इज रिलेटेड टू कंप्लायंस ऑफ द नॉर्म्स। तो भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप्स इज बेसिकली इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, इन्हें लॉन्च किया गया। द नेक्स्ट इज सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, यानी कि स्विफ्ट। डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी एंड डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटीज प्रदान किए जा रहे हैं। द नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत ने कदम उठाए। तो इंडिया ने नंबर ऑफ इंसेंटिव्स प्रदान किए हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सब्सिडीज या फिर प्राइस सपोर्ट स्कीम्स और टैरिफ कंसेशंस या फिर एग्जेम्पशन। टैरिफ कंसेशंस या एग्जेम्पशन का मतलब है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो एक्सपोर्ट किए जाने वाले हैं तो उन पर जो टैरिफ होंगे या तो कम लगाए जाएंगे या फिर एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे, जिसको हम कहते हैं जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले प्रोडक्ट्स, या फिर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कंसर्न्स रेज किए गए हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि भारत जो फ्रीक्वेंट यूज कर रहे हैं अपनी ट्रेड पॉलिसी मेजर्स का टू इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कर्ब इन्फ्लेशन, इसके कारण इंडिया की जो एवरेज टैरिफ वो बढ़ गई है 14.3% हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 में
from 13% in financial year 2015. In agriculture, there must not be stop and start. ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। इसमें कहा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये देखा गया है कि जब भी प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है तो भारत एक्सपोर्ट पर बैन लगा देता है, और जब भी प्रोडक्शन सरप्लस होते हैं तो भारत बैन को हटा देता है। तो ये जो वेरिएशन देखने को मिलता है भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट करता है, और जो ट्रेड रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ उसको भी इफेक्ट करता है। दैट्स वाई इसमें रिकमेंड किया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टॉप एंड स्टार्ट वाली स्थिति या विडंबना नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस टाइप ऑफ एक्शंस या पॉलिसीज प्रिवेंट्स फार्मर्स फ्रॉम टेकिंग ऑब्जेक्टिव डिसीजंस on swaying different crops. Let's move to the second article, friend. It is about minimum support price better than loan waiver, ऐसा MS स्वामीनाथन ने कहा है। MS स्वामीनाथन की बात करें तो बेसिकली नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ये गठित की गई थी 2004 में, तो उनके ये चेयरपर्सन रह चुके हैं, और इन्होंने कहा है कि MSP जो दिए जाते हैं और वो वेरियस पैरामीटर्स के आधार पर दिए जाते हैं, उसमें वन ऑफ द पैरामीटर इज कल्टीवेशन कॉस्ट। तो इन्होंने कहा है कि कल्टीवेशन कॉस्ट में अब रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड भी आनी चाहिए, सो दैट जो फार्मर्स हैं उनको मोर रियल प्राइस अपने प्रोडक्ट का मिले। उन्होंने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लोन वेवर, गवर्नमेंट शुड यूज द मनी टू गिव 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन कंप्लीट कॉस्ट कॉल्ड सी। यानी कि आपको पता होगा कि वेरियस स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट लोन वेवर्स प्रदान करते हैं, तो इनका सजेशन है लोन वेवर मत दीजिए, बल्कि आप इन मनी का इस्तेमाल फार्मर्स के जो कंप्लीट कॉस्ट होते हैं, जिनको C2 नाम दिया गया है, जिसमें सारे एज्यूम्ड कॉस्ट आ जाते हैं, उससे 50% प्रॉफिट को इंश्योर करने का प्रयास कीजिए। यानी कि जो मनी एक्स्ट्रा आप लोन वेवर के रूप में खर्च कर रहे हो, उसका इस्तेमाल आप उनके प्राइस रिम्यूनरेशन में करिए। बात करते हैं MSP के बारे में, क्योंकि MSP के ऊपर UPSC में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बेसिकली MSP इज द मिनिमम प्राइस दैट अ फार्मर्स गेट either from the government or by a buyer for their products, so that to ensure farmers against any sharp fall in farm prices। आपको पता है कि MSP अगर नहीं दिए जाएंगे तो अगर कभी ऐसी स्थिति बन गई जो फार्म के जो प्राइसेस यानी कि जो भी फार्मर्स ने प्रोड्यूस किए उनके प्राइसेस ड्रॉप हो गए हो मार्केट में, तो एक प्रकार से उनका तो कॉस्ट भी रीडिंग नहीं हो सकेगा, और जब उनको कॉस्ट रीडिंग नहीं हो सकेंगे तो फिर वो क्यों एग्रीकल्चर करें। तो एक प्रकार से MSP प्रदान करना कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है कि हाँ फार्मर्स इंक्लूडेड है फार्म सेक्टर में, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज हो सकती है। अन्य ऑब्जेक्टिव जो MSP के लिए बताए गए हैं, तो बेसिकली MSP गारंटीड प्राइस आपको प्रदान करते हैं, एज वेल एज एज्यूर्ड मार्केट कि आप कहीं भी जाइए किसी भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचिए, आपको इस प्राइस से नीचे अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना है, और अगर कोई बायर्स आपको ये प्राइस नहीं दे रहा है तो आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास आकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज्यूर्ड मार्केट। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली जब MSP पर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं तो फार्मर्स को प्रॉफिट होते हैं, तो इन प्रॉफिट के माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, along with it safeguard the interest of the consumer। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं, लेट्स से कि MSP इंडिया में नहीं है। अगर मान लीजिए कि लेट्स से कि ये एक स्टेट है जहाँ पे MSP नहीं दी जाती, तो क्या होगा कि अगर फार्मर ने 100 रुपये के प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए और उसे बेचना चाहते हैं, बट किसी कारणवश मार्केट प्राइस जो उस प्रोडक्ट की मात्र उन्हें 90 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ऐसे में फार्मर्स को तो नुकसान हो जाएगा।
लेकिन फार्मर्स को मजबूरन अपने प्रोडक्ट्स को बेचने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही दूर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च कर प्रोडक्ट्स को मंडी में या फिर रिक्वायर्ड सेलिंग बूथ्स पर लाए हैं, तो एक प्रकार से वापस ले जाना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। साथ ही साथ ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल होने के कारण भी एक प्रकार से फार्मर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम पड़ जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो फार्मर्स को तो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी नीचे बेचने पड़ जाएंगे, और ऐसे होगा कोई क्यों खेती करना चाहेगा? और जब कोई खेती ही नहीं करना चाहेगा तो फिर फूड सिक्योरिटी भारत की कैसे इंश्योर रह सकेगी? इसलिए एमएसपी देने के पीछे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रीजन होते हैं। कभी कभी हमें ये रीजन समझ नहीं आता, बट इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि एमएसपी फार्मर्स को दिए ही जाने चाहिए। अब बात करते हैं एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी अप्रोक्सीमेटली 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किए जाते हैं, एंड इट अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। सोइंग सीजन है कि जिस सीजन में जो क्रॉप्स वो शो की जाती है। इट कैन बी द खरीफ सीजन, इट कैन बी द रबी सीजन, and this MSP is announced on the basis of the recommendation which is given by the Commission for Agricultural Cost and Prices। ये फैक्ट आपको याद रखना है, यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन पूछे भी। अब ये जो एमएसपी डिसाइड किए जाते हैं इनके पीछे वेरियस पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर कॉस्ट को डिसाइड किया जाता है, देन एमएसपी दिए जाते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली इसके तहत सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन देखा जाता है कमोडिटी का, मार्केट प्राइस के ट्रेंड्स देखे जाते हैं बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल लेवल पर, एज वेल एज पैरिटी देखी जाती है एज कम्पेयर टू द अदर क्रॉप्स, एंड इम्प्लीकेशंस ऑन कंज्यूमर, यानी कि ये भी देखा जाएगा कि अगर ये एमएसपी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए दी जाती है तो कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि क्या वो प्राइस क्रॉप्स की महंगी तो नहीं हो जाएंगी। इन सब का भी देख रेख किया जाता है। एज वेल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखा जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ये सब भी देखे जाएंगे। तो आपको ये पैरामीटर्स एक दो याद रखने, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कैसे कॉस्ट के आधार पर एमएसपी कैलकुलेट किए जाते हैं। लेट्स से फार्मर्स ने कोई क्रॉप ग्रो किया है तो उनको कोई कॉस्ट तो लगा ही होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होंगे वो तो कुछ एक्सप्लिसिट होंगे, एक्सप्लिसिट यानी कि जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स से फर्टिलाइजर्स, सीड्स, केमिकल्स, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन, ये सब क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट होंगे। और कुछ इम्प्लिसिट कॉस्ट हो सकते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट तो होते ही होते हैं लेकिन अनपेड रहते हैं, यानी कि वो दिए ही नहीं जाते। तो ये जो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है, ये कौन कौन से कॉस्ट को कंसिडर करती है? तो बेसिकली इसके तहत आ जाता है ए2। ए2 के तहत बेसिकली वो सारे कॉस्ट आ जाते हैं जो एक्सपेंस किए गए हैं बाय द फार्मर्स ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन। द नेक्स्ट कॉस्ट जो आते हैं बेसिकली जो A2 प्लस FL, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट तो है ही है, प्लस जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, याद रखना है। यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया A2 वो तो है ही, साथ ही साथ जो अनपेड फैमिली लेबर है, आपको पता है एग्रीकल्चरल फील्ड में सिर्फ सिंगल फार्मर काम नहीं करते, उनके पूरे फैमिली मेम्बर्स काम करते हैं, चिल्ड्रन हो, उनके वाइफ हो, उनके अन्य फैमिली मेम्बर, तो उन्हें भी एक प्रकार से कंसिडर किया जा रहा है। द नेक्स्ट इज C2 कॉस्ट। तो C2 में क्या होता है कि जो A2 प्लस FL तो है ही है, साथ ही साथ जो रेवेन्यू फॉर यानी कि लेट्स से कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो लेकिन वो लैंड आपका नहीं, तो बेसिकली उसके लिए तो आपको रेंट देना पड़ रहा होगा। साथ ही साथ आप कोई कैपिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, लेट्स से मशीन इस्तेमाल कर रहे हो और उसे आपने खरीदा है और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये दोनों कॉस्ट भी कंसिडर किए जाएंगे जब एमएसपी पे निकाला जाएगा। हम बात करते हैं 23 क्रॉप्स में सेल्स आ जाते हैं, जिसमें पैडी है, व्हीट है, मेज है, सोरगम है, प्योर है, रागी है। 5 पल्सेस की वैरायटी आ जाती है जिसमें ग्राम, तुर, मूंग, लेंटिल,
7 ऑयल सीड्स आ जाते हैं जिसमें ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, शीशम, सनफ्लावर, सैफ्लावर, नायर सीड ये सब आ जाते हैं। 4 कॉमर्शियल क्रॉप, याद रखना कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी एमएसपी डिक्लेयर की जाती है। लेकिन गवर्नमेंट मेजोरिटी प्रोक्यूर कौन से क्रॉप्स को करते हैं? व्हीट, राइस और एक दो क्रॉप्स और होते हैं जो प्रोक्यूर करते हैं, इन्हीं से एमएसपी ही डिक्लेयर की जाती है। आपको क्या याद रखना है इसमें कि कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर की जाती है, सीरियल्स के लिए की जाती है, पल्सेस के लिए की जाती है, ऑयल सीड्स के लिए की जाती है। इतना आप याद रखिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएसटीआर। इन्होंने बेसिकली कहा है कि भारत जो 2% इक्वलाइजेशन लेवी कि एक प्रकार से डायरेक्ट टैक्स है, ये जो लगाता है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और यूनिलैटरल। क्या कंसर्न है डिटेल से बात करेंगे। तो बेसिकली एज पर द यूएसटीआर, इंडिया का जो डीएसटी यानी कि डिजिटल सर्विस टैक्स, जिसको ईएल यानी कि इक्वलाइजेशन लेवी भी कहा जाता है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है एंड ये यूएस कॉमर्स यानी कि यूएस के बिजनेसेस को हैम्पर करता है। इसीलिए भारत के खिलाफ एक्शन लिए जाने चाहिए अंडर द सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974। क्या है ये सेक्शन 30 है? तो बेसिकली इसके तहत यूएस को यूनिलैटरली अलाउ किया जाता है कि ये भी यानी कि यूएस भी टैरिफ लगा सकते हैं या फिर अन्य ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ऑन फॉरेन कंट्री जो इस प्रकार के टैरिफ लगाते हैं। अब इसके अगेंस्ट में भारत ने क्या कहा है? तो भारत ने कहा है कि ये जो इक्वलाइजेशन लेवी लगाई जाती है, इट इज़ फॉर इंश्योरिंग लेवल प्लेइंग फील्ड। कैसे? क्योंकि इंडिया के जो ई कॉमर्स वेस्ट ऑपरेटर्स हैं उन पर ऑलरेडी टैक्सेस लगते हैं। तो जब इन पर टैक्सेस लगते हैं तो आप किस खेत की मूल्य आप पर भी टैक्स लगाए जाएंगे, बिकॉज वी इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड। जो दूसरा रिस्पॉन्स बोला गया है कि इट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी इक्वली सारे नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर लागू होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंट। यानी कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर रशिया का है या फिर कोई अमेरिका का, इसमें हम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये रशिया का है अमेरिका का है, सबके ऊपर इक्वली ईएल टैक्स लगाते हैं। ईएल जो टैक्स है ये बेसिकली ओईसीडी के द्वारा सजेस्ट किया गया था सो दैट जो टैक्सेशन चैलेंज इमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन ऑफ द कंट्री उनको टैकल किया जा सके। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स होते क्या। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इक्वलाइजेशन लेवी एक डायरेक्ट टैक्स। तो बेसिकली इसके तहत क्या होता है कि आपने फेसबुक के बारे में तो सुना ही होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इनकी अर्निंग कैसे होती है। तो बेसिकली डिफरेंट बिजनेसेस एडवर्टाइज करते हैं इनके प्लेटफॉर्म पर। अब जब एडवर्टाइज करते हैं तो इनको पैसे प्राप्त होते हैं, तो पैसे प्राप्त होते हैं तो इनको प्रॉफिट होते हैं। लेकिन ये सब क्या करते हैं कि सारे के सारे प्रॉफिट अमेरिका शिफ्ट कर देते हैं और इसमें भारत को कोई टैक्स के रूप में पैसे पहले नहीं मिलते थे, 2016 से पहले नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि भाई साहब मेरी कंपनी तो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जब कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर टैक्स के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है। मेरी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है तो मैं यूएस को ही टैक्स दूंगा, आपको टैक्स क्यों दूँ। दैट्स वाई सबसे बड़ी विडंबना भारत के सामने यही थी कि कैसे इन लोगों के प्रॉफिट्स पर चार्ज किए जाए। दैट्स वाई इंडिया ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया था और ये एप्लीकेबल है पेमेंट्स फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज which is received by non-resident companies without a permanent establishment in India if these exceeded 1 लाख a year। यानी कि 1 लाख a year आपकी रेवेन्यू उससे ज़्यादा होती है तो आपके ऊपर 6% का ईएल लगाया जाएगा। लेकिन अभी क्या कंसर्न है? तो बेसिकली 2020-21 में ये जो एम्बिट है यानी कि जो दायरा है इक्वलाइजेशन लेवी इसको वाइडन किया गया है और इसमें ई कॉमर्स कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया है और जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो 2% प्लस सरचार्ज यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। लेट्स से कि 100 रुपये आपका टैक्सेसेबल इनकम है तो 2% मतलब 2 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा, टोटल आपको 102 रुपये देने पड़ेंगे। दैट इज मीन सरचार्ज। एन ऑपरेटर विद एनुअल टर्नओवर अप टू 2 करोड़ इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम दैट। यानी कि अगर आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक ही सीमित है
तो आपको इक्वलाइजेशन लेवल देने की जरूरत नहीं है. Let's move to the next article, friend. Basically, it is related to Antarctic ozone hole because the Antarctic ozone hole is now closing down. तो हर शाम आप ओजोन होल से जुड़े खबर तो जरूर ही सुन लेते होंगे बिकॉज दिस ओजोन होल इज एनुअली अकरिंग फेनोमेनन एंड द करंट न्यूज इज कि जो ओजोन होल अंटार्कटिका रीजन में देखने को मिले थे वो मिड अगस्त से रैपिडली ग्रो किए थे और अक्टूबर अर्ली आते आते अपने पीक लेवल पे थे और अब ये समाप्त या फिर स्लो एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्लोज डाउन हो रहा है. अब ये जो एक्सपेंशन हुआ ओजोन होल का जिसका मैंने बात किया, इट वॉज ड्राइवन बाय स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड कोल्ड पोलर वॉर्टेक्स एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर. जनरली स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर होते हैं आपको भी पता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज which is absorbed by the ozone, the layer is warmer. But due to unusual circumstances, the temperature in the stratosphere becomes very cold. And अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर की बात करें तो आपको पता ही है द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच लाइज बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस. और अगर पोलर वॉर्टेक्स की बात करें जिसकी मैंने अभी बात की तो बेसिकली वाइड एक्सपेंस ऑफ स्वेलिंग कोल्ड एयर, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एयर होते हैं, ये लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है पोलर रीजन में. और विंटर के समय पोलर वॉर्टेक्स जो नॉर्थ पोल में बनते हैं वो एक्सपेंड होते हैं और कोल्ड वेव्स साउथ वर्ड रीजन में भेजते हैं. तो पोलर वॉर्टेक्स का तो बात आपने सुना ही होगा. लेट्स से कि ये अर्थ है और ये आपका नॉर्थ पोल. आपको पता है नॉर्थ पोल बिकॉज इंसोलेशन डेफिसिट है तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रीजन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होते हैं. विंटर में ये एक्सट्रीम और ज़्यादा हैवी हो जाते हैं जिसके कारण जो कोल्ड टेम्परेचर है वो लोअर लैटिट्यूड की तरफ एक्सपेंड करते हैं और ये यूएस, रशिया, इनफैक्ट कनाडा इन सबको अफेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप यूएस या फिर नॉर्थ अमेरिका की फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर देखो तो वहाँ जो रॉकीज माउंटेन है वो नॉर्थ टू साउथ अलाइन है जिसके कारण पोलर वॉर्टेक्स में एक्सपेंड होने से नहीं रोका जाता और ये यूएस के काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट लैटिट्यूड पर अटैक करने में सक्षम हो जाता है और डेफिनेटली वेदर एंड क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. तो कैसे ये ओजोन होल बनते हैं इसकी हम बात करेंगे. तो बेसिकली जो टेम्परेचर होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये वार्म अप होने लगते हैं तो ओजोन डिप्लीशन शुरू होता है, लेकिन जब टेम्परेचर अनयूजुअली कोल्डर होने लगते हैं तो ओजोन डिप्लीशन ग्रो करने लगते हैं. पोलर वॉर्टेक्स वीकेंस एंड द ब्रेक्स डाउन और दिसंबर आते आते ओजोन लेवल अपनी नॉर्मल स्टेज पर आ जाता है जैसा कि अभी देखने को मिला. और इस बार however the process took longer but they have been closed. ओजोन की बात करें तो ये मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं और ओजोन मॉलिक्यूल्स का सिग्निफिकेंस यही है कि जो लाइफ है हमारे अर्थ पे इंक्लूडिंग ह्यूमन ये उनको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हटाता है विच आर रिलीज बाय द सन. कैसे? क्योंकि वो यूवीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओजोन होल की बात करें तो इट इज ए डेडिकेटेड डिमार्केटेड रीजन स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलेगा आपको जहाँ पर कंसंट्रेशन या फिर यूँ कह सकते हो कि जो थिकनेस है ओजोन मॉलिक्यूल्स का वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है और ये एक प्रकार से श्रिंक होने लगते हैं इन साइज जब वार्मर टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर में डोमिनेट करते हैं. कोल्डर टेम्परेचर जब डोमिनेट करेंगे तो ये ओजोन होल एक्सपेंड होने लगते हैं और वार्मर टेम्परेचर जब रिप्लेस होता है तो ओजोन होल श्रिंक करने लगते हैं. मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल ये आपको याद रखना है. It basically regulates the approx 100 ozone depleting substances जिसको हम ODS कहते हैं related to production and consumption. आप हमें बताइए वियना कन्वेंशन किस टॉपिक के ऊपर है, कमेंट सेक्शन में बताइए. ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं. सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज़ अबाउट नास्कॉम रिपोर्ट. तो नास्कॉम ने एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें कहा गया है कि भारत में अप्रोक्स 1600 यानी कि 1600 टेक स्टार्टअप एड किए हैं. 12 यूनिकॉर्न्स का एडिशन हुआ है इन सिंगल ईयर 2020. तो हम इस रिपोर्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इंडियन टेक स्टार्टअप
कंटिन्यूज टू एक्सपैंड स्टीडली यानी कि पर ईयर दे आर ग्रोइंग एट रेट। तो जो ग्रोथ रेट है इंडियन टेक स्टार्टअप का वो पर ईयर 8 to 10% देखने को मिल रहा है 2020। एक प्रकार से saw a record number of 12 new unicorn, which is highest ever added in a single calendar year। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि एक प्रकार से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है और ऐसे में स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये एम्प्लॉयमेंट और जो सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट है उनको इम्प्रूव करेंगे। बात करते हैं यूनिकॉर्न कंपनी की। तो यूनिकॉर्न कंपनी बेसिकली स्टार्टअप ही होती है, बट अंतर क्या होता है नॉर्मल स्टार्टअप से कि ये एक प्रकार से अप्रोक्स $1 बिलियन से भी ऊपर इनका वैल्यूएशन हो जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक ने डेफिनेटली डिजिटल एडॉप्शन को एक्सेलरेट किया है, जिसके कारण न्यू अपॉर्चुनिटीज इन स्टार्टअप्स के लिए क्रिएट हुई, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर, इंटरप्राइजेज एंड हेल्थ केयर सेक्टर। जो कोर ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट दीज स्टार्टअप्स हैव कम इनटू एग्जिस्टिंग। द वन इज डिजिटल एक्सेलरेशन, शिफ्ट टू SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड सॉल्यूशन एंड मूविंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। द नेक्स्ट इज वोकल फॉर लोकल, प्रोवाइडेड मार्केट सपोर्ट फॉर स्टार्टअप। आपको पता है पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का काफ़ी ज़्यादा आह्वान किया, जिसके कारण जो इंडियंस उन्होंने एक प्रकार से इन स्टार्टअप्स को मार्केट प्रोवाइड की और उनके प्रोडक्ट को इन्होंने खरीदने में शुरू किया, जिसके कारण ये स्टार्टअप थ्राइव हो सके। अलॉन्ग विद रिमोट वर्क एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू स्टार्टअप हब्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अपने प्रीवियस ईयर्स में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2015 में लॉन्च किया गया था सो दैट स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम तैयार किया जा सके भारत में, सो दैट इनोवेशन को नर्चर किया जा सके, स्टार्टअप्स को नर्चर किया जा सके देश में। क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जब तक उनको एक प्रकार से इनिशियल पुश या फिर बूस्ट नहीं मिलता है तो ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ऑलरेडी स्टेब्लिश इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट इनिशिएटिव वाज स्पायर स्कीम, जिसके तहत नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर्स स्टैब्लिश किए गए, इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टैब्लिश किए गए सो दैट इंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी एक्सेलरेट किए जा सके न्यू कमर्स के लिए एंड टू प्रमोट स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री अलॉन्ग विद फंड्स फॉर स्टार्टअप। इसे सेटअप किया गया था विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 10,000 करोड़ सो दैट फंडिंग सपोर्ट इफ नीडेड फॉर स्टार्टअप। अब बात करते हैं कि जो भारत ने स्टार्टअप ग्रोथ किया, क्या अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है एज ऑफ सितंबर 2020। तो इंडिया करंटली थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरे विश्व में बन गया, यानी कि पूरे विश्व में अगर हम स्टार्टअप के नंबर की कैलकुलेशन करें तो भारत तीसरे नंबर पर आएगा। इंडिया अब 21 यूनिकॉर्न यानी कि वैसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन हो गई है विद ए कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ ओवर $73 बिलियन। 30 स्टेट्स एंड यूटीज अब इन सब के पास अपने अपने स्टार्टअप पॉलिसी। मोर देन 43% ऑफ टोटल रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैव रिपोर्टेड वन और मोर वुमेन डायरेक्टर। तो बढ़िया बात है, जेंडर इक्वालिटी इंश्योर हो रही है। 37,000 प्लस स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द DPIIT सो दैट इनको एक प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिल सके। 39 रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किए गए सो दैट स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके। ऑन एन एवरेज 12 जॉब्स क्रिएट किए जा रहे हैं पर स्टार्टअप, तो काफ़ी अच्छी बात है, भारत में जॉब क्रिएशन की ज़रूरत भी है। द इंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम रेज्ड $50 बिलियन फंडिंग बिटवीन 2014-2019। तो जैसे आप याद रख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी फ्रेंड स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि भारत को अब स्टार्टअप्स की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज़। The first news is India France annual strategic dialogue held। तो सबसे पहले आप मैप में फ्रांस के जो बॉर्डरिंग कंट्री है उसे देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या फोकस एरिया रहे हैं, तो बेसिकली कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर टॉक्स किए गए हैं, कॉपरेशन बढ़ाने की बात कही गई है इंडो पैसिफिक रीजन में, न्यूक्लियर, स्पेस, मैरीटाइम सेफ्टी, इन्वायरमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, डिफेंस सेक्टर, इन सब में कॉपरेशन को बढ़ाने की बात की गई है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण की पार्टनर है भारत का इंडियन ओशियन रीजन में, खासकर रिसेंट ईयर्स में।
फ्रांस के अपने ओवरसीज टेरिटरी है, ओवरसीज यानी कि बियॉन्ड देयर टेरिटोरियल रीजन दे आल्सो हैव द टेरिटरी। सबसे इम्पोर्टेंट टेरिटरी ये रीयूनियन आइलैंड है। और आप हमें बताइए कि ये जो रीयूनियन आइलैंड है ये किस ओशियन में है, और रीयूनियन आइलैंड का क्या सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकल जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज मायोटे आइलैंड, ये भी फ्रांस का ही है। इंडिया फ्रांस ट्रेड की बात करें तो अप्रोक्स $30 बिलियन 2019 में था, और इंडिया को पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड रहा है फ्रांस के साथ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि यूएस के साथ भी भारत का पॉजिटिव ट्रेड ऑफ बैलेंस भी रहता है। पॉजिटिव ट्रेड ऑफ बैलेंस का क्या मतलब हुआ कि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है एज कंपेयर टू द इम्पोर्ट इन द फ्रांस। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड सरप्लस नहीं है। लेकिन कुछ देशों के साथ भारत ट्रेड सरप्लस मोड में है। रिसेंटली इंडिया एंड फ्रांस इन्होंने लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट साइन भी किया था, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया 3 की सब्सिडी बॉडीज को चेयर करेगा ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये तो 3 बॉडीज हैं जिसे चेयर किया जाएगा भारत के द्वारा। द फर्स्ट वन इज काउंटर टेररिज्म कमिटी। ये जो कमिटी एस्टेब्लिश की गई थी 1911 के टेररिस्ट अटैक के बाद, जो कि यूएस में हुआ था, और इसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेररिस्ट अटैक माना जा सकता है। एंड इट इज टास्क विथ मॉनिटरिंग मेंबर स्टेट्स इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट टू काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटी। तो फोकस एरिया क्या रहेगा इस कमिटी का, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए। द नेक्स्ट कमिटी वाज तालिबान सेक्शन कमिटी। ये बेसिकली वर्क करते हैं पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ द अफगानिस्तान को फोकस करने के लिए। द नेक्स्ट कमिटी लीबिया सैंक्शन कमिटी। ये बेसिकली सैंक्शन रिजीम को इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें 2 वे आर्म्स एम्बार्गो ऑन लीबिया, एसेट फ्रीज करने का प्रयास करते हैं, ट्रेवल बैन कुछ आतंकी टेररिस्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, साथ ही साथ मेजर्स लिए जाते हैं इलिसिट यानी कि इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम को रोकने के लिए। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रेंड्स, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनका फूड प्राइस इंडेक्स। तो याद रखना ये कि फूड प्राइस इंडेक्स FAO रिलीज करता है। तो एज पर FPI ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्राइसेस बेसिकली राइज अप हो गए हैं फॉर ए 7th कंसेक्यूटिव मंथ इन दिसंबर, यानी कि कंटिन्यूसली 7th महीने से वर्ल्ड फूड प्राइसेस एक प्रकार से ग्रो ही करते जा रहे हैं। और अगर हम फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें तो बेसिकली इट इज ए मेजर जो बेसिकली मेजर करते हैं मंथली चेंज इन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ ए बास्केट ऑफ फूड कमोडिटी। बास्केट ऑफ फूड कमोडिटी का मतलब हुआ कि एक सर्टेन बास्केट आप मान सकते हो, उसमें कुछ फूड कमोडिटीज डाल दिए जाते हैं और उनके इंटरनेशनल प्राइसेस को मंथली लेवल पर मॉनिटर किए जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो शेरिल्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट एंड शुगर भी हो जाते हैं। अगर हम FAO की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, और ये इंटरनेशनल एफर्ट करती है बेसिकली हंगर को डिफीट करने के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज FAO को मिला था हाल ही में बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट, और इट हैज़ 180 मेंबर जिसमें इंडिया भी शामिल है, और इट इज़ गवर्न्ड बाय द एनुअल FAO कॉन्फ्रेंस। मतलब हर 2 साल में FAO का कॉन्फ्रेंस होता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसमें हर मेंबर कंट्री एज वेल एज यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर 2021। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो ये जो स्कीम लाई गई है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है सो दैट इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके जम्मू एंड कश्मीर में। क्या फोकस एरिया रहेगा इस स्कीम का, तो बेसिकली जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किए जाएंगे सो बाय अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड नर्चरिंग द एग्जिस्टिंग वन। Along with टेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू द ब्लॉक लेवल, वेरियस इंसेंटिव्स इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे। लेट्स से कि कैपिटल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि सरकार आपके सर्टेन इंटरेस्ट पे करने लगेगी।
GST लिंक इंसेंटिव दिए जाएंगे, वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव दिए जाएंगे। स्कीम बेसिकली अप्रूव हुए हैं विथ ए टोटल आउटले ऑफ 28,400 करोड़ अप टू द ईयर 2037। तो काफ़ी लंबा टर्म के लिए इस स्कीम को अप्रूवल दिया गया है, जो इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर की तरफ अच्छे खासे डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज प्रदान कर रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने बेसिकली एक प्लान तैयार किया है सो दैट SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर किया जाए, यानी कि क्वालिटी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं इनको इम्प्रूव किया जाए। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन SHG, यानी कि जो SHG में महिलाएं काम करती हैं उनका एक प्रकार से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी कि वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनका गुड प्राइस उन्हें मिले, और जैसे जिसके तहत वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो सके। बात करें SHG की, तो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ पीपल ही होते हैं जो एक साथ आते हैं सो दैट जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उनके उसे एड्रेस किया जा सके। तो ये बेसिकली कैसे वर्क करते हैं, तो ये सब जो ग्रुपिंग्स बनाते हैं ये कुछ जो बैलेंस होते हैं एक साथ इकट्ठा करते हैं, सेविंग प्रमोट करते हैं अमंग द मेंबर्स, और जो भी सेविंग्स उनके हुए वो एक दूसरे से शेयर करते हैं टू मीट द इमरजेंट नीड्स ऑफ देयर मेंबर्स, चाहे वो कंजम्पशन नीड ही क्यों ना हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज एयर पॉल्यूशन लीड्स टू इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी लॉस। ये लैंसेट की स्टडी बता रहा है, तो आप इसे मीन्स में यूज कर सकते हो क्योंकि एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है मेंस में। तो हम बात करेंगे इस स्टडी की। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द स्टडी, प्रेग्नेंट वुमेन जो साउथ एशिया में है, बेसिकली जब इनको पुअर एयर क्वालिटी एक्सपोज हुआ तो कहने को आ रहा है कि इट कैन बी ए हायर रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ एंड मिसकैरेजेज फॉर एयर पॉल्यूशन एबव WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन ऑफ 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन है कि 10 mg या उससे ऊपर 10 mg पर क्यूबिक मीटर से ऊपर का लेवल होता है तो एक्सपोजर में कंट्रीब्यूट टू 29% ऑफ द प्रेगनेंसी डोज। काफ़ी गहरी बात ये WHO कह रही है। फर्दर इट वाज इंडिकेटेड दैट मीटिंग इंडियाज एयर क्वालिटी टारगेट्स, भारत ने क्या टारगेट सेट कर रखा है 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ PM 2.5, ये टारगेट भारत ने रख रखा है कि इससे कम किया जाए एक्रॉस साउथ एशिया, तो ये 7% प्रेगनेंसी लॉस को कम कर सकती थी। तो आपको ये स्टडी याद रखने। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। तो 2 डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन फ्लैग ऑफ किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ रेवाड़ी मदर सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आपका डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर चल रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि इस बार मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कंटेनर यूनिट, तो ये जो वैगन है ये 4 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी कैरी ऑन करेगा प्रोडक्ट्स का एज कम्पेयर टू द करेंट कैपेसिटी बिकॉज इट इज डबल डेकर। It will reduce the transportation cost because of more weight per wagon. Will facilitate heavy haul train operation with 25-ton axle load. Will facilitate SGO time-bound delivery at ports and faster evacuation of target from the ports. So friends, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।